हेलो दोस्तों, आज हम बिहार पीसीएस का केजीएस हाईएस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे और इस टेस्ट सीरीज़ में फर्स्ट टेस्ट है वो बिहार स्पेशल है जो बिहार पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसका जो सेकंड टेस्ट उसको हम बाद में करेंगे। इसका सेकंड टेस्ट जो है वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो ये बिहार पीसीएस के साथ साथ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और यूपी पीसीएस आरओ और बाकी अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम अभी जीएस के सेक्शन में वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे टेस्ट 2 और इसके क्वेश्चन को आप ऑनेस्टली सॉल्व करिए, देखिए आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और मेरा पर्पज़ यहाँ पर है कि इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना और आप मेरे साथ साथ करते चलेंगे तो आपका कम टाइम में हो जाएगा और एक बेहतर आउटपुट निकलेगा इससे। स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सा रूर औद्योगिक क्षेत्र का प्राथमिक औद्योगिक उत्पाद है। जो रूर औद्योगिक क्षेत्र है ये जर्मनी में है और ये लोहा और इस्पात के लिए फेमस है। पेट्रोकेमिकल्स इसका संबंध नहीं है, ऑटोमोबाइल विनिर्माण से भी संबंध नहीं है, उर्वरक और जैव ईंधन से भी इसका कोई संबंध नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम दिए गए हैं और ये कौन से क्षेत्र या देश से संबंधित हैं। मिल्पा आपने सुना होगा, टोंग्या हो सकता है कम सुना हो, चेना और रोका। सबसे पहले रोका है ब्राज़ील का, मिल्पा मैक्सिको की है, चेना श्रीलंका की है। देखिए क्या इससे बन पा रहा है, A3 C1 D2 और इस तरह से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, मिल्पा मैक्सिको, टोंगा म्यांमार, चेना श्रीलंका, रोका ब्राज़ील। ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि आजकल मैक्सिमम लोग मिलते रहते हैं, जहाँ जाओ वहीं कोई ना कोई मिल जाता है। टोंगा मतलब ऐसे याद कर सकते हैं कि जब कोई टोकता है तो उसे मार पड़ती है। चेना चैन से श्रीलंका याद कर सकते हैं कि श्रीलंका में जब हनुमान जी ने लंका को जला दिया तो उन्होंने चैन की सांस ली। रोका ब्राज़ील को याद कर सकते हैं कि जब आग जल रही हो तो वहाँ जाने से रोकना चाहिए। पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर विकिरण का कितना भाग एल्बिडो के रूप में वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। अंतरिक्ष में परावर्तित जो होता है वो होता है आपका 51%। सॉरी ये गलत हो गया, 51 नहीं, ये होता है, गलत बता दें माफ़ कीजिएगा, ये होता है 35%। 35% भाग जो है ये परावर्तित होकर अंतरिक्ष में चला जाता है और बाकी अलग अलग जगहों से सोर्सेज से अवशोषित हो जाता है। भूमध्य रेखा के पास कौन सा वायुमंडलीय क्षेत्र निम्न दाब प्रणाली, आरोही वायुधारा, व्यापारिक पवन के अभिसरण द्वारा पहचाना जाता है। सबसे पहले भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री की बात हो रही है। इसके पास का क्षेत्र 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, इस क्षेत्र को बोलते हैं डोलड्रम। यहाँ पर लो प्रेशर होता है, मतलब निम्न दाब प्रणाली होती है। आरोही वायु होती है कि यहाँ पे हवा ऐसे यहाँ से ऊपर उठती है, तो यहाँ पर जब हवा उठ जाती है तो यहाँ पे वायु दाब कैसा हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। और यहाँ पर व्यापारिक पवनें आकर के, अभिसरण मतलब ऐसे ऐसे दोनों तरफ से व्यापारिक पवनें उत्तर और दक्षिण की आकर के मिलती हैं। तो वो कौन सा क्षेत्र है, ये क्षेत्र है ऑप्शन बी डोलड्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन चक्र के संबंध में कौन सा कथन गलत पूछा है। पहले तो गलत को हाईलाइट कर देंगे। प्रकाश संश्लेषण वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर देता है, एकदम सही है। प्रकाश संश्लेषण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अवशोषित करके उसको कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है और उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, एकदम सही है। तभी बोला जाता है कि आप जितना पेड़ लगाएंगे उतना ही ऑक्सीजन का उत्सर्जन होगा और प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होगा। महासागर प्रमुख कार्बन भंडार के रूप में काम करते हैं, ये भी एकदम सही है। जो बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट आयन जैसे घुलित रूपों में कार्बन का संचय करते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन हमें गलत पहचानना है। बैक्टीरिया और कवक द्वारा होने वाले अपघटन में कार्बन डाइऑक्साइड
वापस वायुमंडल में उत्सर्जित होती है। ये भी ठीक है, जब उनका अपघटन हो जाता है तो वो कहाँ जाएगी, वायुमंडल में ही ऊपर जाएगी। जीवित जीवों द्वारा किया जाने वाला श्वसन वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देता है। एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि जीवित जीव जो श्वसन करते हैं, हम और आप जो श्वसन करते हैं, इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को हटा नहीं देते हैं, बल्कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और इससे बढ़ जाती है। तो ये ऑप्शन आपका आंसर डी हो जाएगा। कोहरा और कुहासा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कुहासा से क्षैतिज दृश्यता 1 किलोमीटर से भी कम हो जाती है, जबकि कोहरा के कारण यह 1 से 2 किलोमीटर के बीच रहती है। ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कोहरे में कुहासा की तुलना में अधिक आर्द्रता होती है और इसमें संघनन केंद्र के चारों ओर आर्द्रता की मोटी परतें होती हैं। ये गलत स्टेटमेंट है, ये उल्टा दे रखा है। कोहरे में आर्द्रता जो है इसमें बता रहे हैं कि ज़्यादा होती है कुहासा की तुलना में। गलत है। कुहासा में आर्द्रता ज़्यादा होती है, जो विजिबिलिटी होती है वो कोहरे की ज़्यादा होती है, कुहासा की कम होती है। तो इस तरह से ये 6 का आंसर हो जाएगा आपका डी। तापमान व्युत्क्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह एक तापमान व्युत्क्रमण का क्या मतलब होता है कि जैसे सामान्य होता है, जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान घटता है, लेकिन जो तापमान व्युत्क्रमण होता है उसकी स्थिति में ऊंचाई बढ़ने पे तापमान भी बढ़ता है। मतलब यहाँ पे तापमान कम है और यहाँ पर तापमान ऊपर ऊंचाई पर ज़्यादा है। तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें ऊंचाई के तापमान घटने के बजाय बढ़ता है। एकदम सही है। यह आमतौर पर शांत हवा वाली साफ रातों के दौरान सतह के तेज़ी से ठंडा होने के कारण विकसित होता है। ये भी ठीक है, क्योंकि जब शांत हवा होती है और ठंडी रात होती है तो उस टाइम पे ये जो नीचे सतह की हवा है, ये सतह के संपर्क में आने के कारण ये हवा ठंडी हो जाती है, तो इसका हो जाता है तापमान कम, और उसकी तुलना में ऊपर जो है ऊंचाई पर जाते हैं उसका तापमान ज़्यादा रहता है। तो ये भी ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी। ठीक है, दोनों सही हैं। कौन सा जल डमरूमध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और अरब प्रायद्वीप तथा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच स्थित है? देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कुछ ऐसे है, सॉरी ये अरब प्रायद्वीप ऐसे है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कुछ ऐसे है। तो जो अदन की खाड़ी है वो ये हो गई और लाल सागर ये है। यहाँ पर कौन से जल डमरूमध्य है? तो ये है बाब अल मांडेब। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 8 का सी हो जाएगा, बाब अल मांडेब। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेगा सिटी शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है? मेगा सिटी की डेफिनेशन सीधी सी यही होती है, 10 मिलियन से अधिक आबादी वाला एक महानगरीय क्षेत्र। मतलब जहाँ की आबादी 10 मिलियन से ज़्यादा है उसको हम क्या बोलते हैं? मेगा सिटी। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रथम चरण के संबंध में बताना है। जब जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत जो होता है, जनसांख्यिकीय संक्रमण होता है, तो उसके प्रथम चरण में ये बताया गया है कि जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। तो उसमें तेज़ी से बढ़ रही जनसंख्या में क्या हो सकता है कि जन्म दर ज़्यादा हो और मृत्यु दर कम हो। तो इसकी विशेषता उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि होती है। एकदम सही बोल रही है, सही स्टेटमेंट है। इस चरण में जनसंख्या पिरामिड का आधार संकीर्ण और शीर्ष चौड़ा होता है, क्योंकि जीवन प्रत्याशा उच्च होती है। ये जीवन प्रत्याशा उच्च तो अलग चीज़ है, लेकिन आधार संकीर्ण का मतलब ये ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे कि ये संकीर्ण हो गया, यहाँ पे कम और यहाँ पे ज़्यादा नहीं। जब जनसंख्या बढ़ रही है तो जो कम आयु वाले लोग हैं वो नीचे हमेशा दिखाए जाते हैं, तो वो कम आयु वाले लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा, आधार संकीर्ण और शीर्ष चौड़ा नहीं, आधार चौड़ा और शीर्ष संकीर्ण, ये उल्टा दे दिया है, तो ये गलत हो गया। तो 10 का आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एंट्री पोर्ट शब्द का सही वर्णन करता है? यह एक ऐसा बंदरगाह है जहां वस्तुओं का विनिर्माण और निर्यात किया जाता है। गलत है, क्योंकि पोर्ट पर पहली बात तो वस्तुओं का निर्माण से संबंध नहीं है। ठीक है, गलत हो गया 11 का ए। यह एक ऐसा केंद्र है जहां वस्तुओं का आयात, भंडारण और बिना प्रसंस्करण के पुनः निर्यात किया जाता है। ये सही है, आई वहाँ पर स्टोर हुई और फिर निर्यात कर दी गई, तो आपका ये सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। यह केवल घरेलू व्यापार का एक केंद्र है। नहीं, जब आयात निर्यात है तो घरेलू व्यापार क्यों रहेगा?
यह एक सहायक गहरे पानी का बंदरगाह है जिसे पुराने बंदरगाह की सहायता के लिए बनाया गया है। नहीं, पुराने बंदरगाह की सहायता के लिए जो बनाया जाता है उसको बंदरगाह बोलते हैं, एंट्री पोर्ट नहीं बोलते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा में। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग निम्न में से किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है? साइबेरिया से संबंधित है, और साइबेरिया मतलब रूस का पार्ट। मॉस्को से व्लादिवोस्टोक ये सही है। पेरिस से बर्लिन होगा कि नहीं, क्योंकि पेरिस फ्रांस की राजधानी है और बर्लिन जर्मनी की। न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस, ये तो अमेरिका की बात हो गया, तो ये भी नहीं होगा। टोक्यो से ओसाका, ये जापान की बात हो रहा है, तो ये भी नहीं है, ये हो जाएगा। और ये सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक है, तो मॉस्को बीच में पड़ता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट ने चतुर्थक सेवाओं के विस्तार को सुगम बनाया है। ठीक है, जो फोर्थ सर्विस है, टर्सरी क्वार्टनरी बोलते हैं जिनको, उन सर्विस को इसने आसान बनाया है। ठीक है, इंटरनेट तकनीक के प्रसार ने दुनिया भर में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में स्वचालन को तेज कर दिया है। हाँ, इंटरनेट के प्रसार से प्राथमिक मतलब कृषि और खनन वगैरह क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में तेज़ी आई है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब दोनों सही है तो ये दोनों तो ऑप्शन आपके वैसे ही ख़त्म हो गए। अब इन दोनों में ये देखना है कि व्याख्या है या व्याख्या नहीं है। अब आप इसको फिर से पढ़िए एक बार स्टेटमेंट को। चतुर्थक सेवाओं के विस्तार को सुगम बनाया है इंटरनेट ने। उसका कारण क्या दिया है? क्यों? क्योंकि इंटरनेट ने दुनिया भर में प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में स्वचालन को तेज किया है। संबंध नहीं है, इस तरह का संबंध नहीं है कि इसकी वजह से प्राथमिक द्वितीयक की वजह से चतुर्थक का विस्तार नहीं हुआ है। चतुर्थक का विस्तार अपने आप में ही इंटरनेट की वजह से हुआ है। तो ये दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, जनसंख्या आमतौर पर मध्यम जलवायु और विश्वसनीय वर्षा वाले क्षेत्रों में केंद्रित होती है। सही बात है, जनसंख्या चरम जलवायु में नहीं रहेगी ना, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी बहुत ज़्यादा गर्मी हो, वहाँ नहीं, सामान्य जलवायु वाले क्षेत्र में रहना पसंद करती है। तो ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन 2 है, ऊंचाई वाले और अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में आमतौर पर जनसंख्या घनत्व तो अधिक होता है। नहीं, कम होगा। आप पहाड़ों पर जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा थोड़ी ना पाते हैं। या रशिया के साइबेरिया वाले क्षेत्र में देखिए जनसंख्या बहुत कम है, तो ये गलत हो गया। उपजाऊ मिट्टी और नदी घाटियाँ सघन जनसंख्या समूहों का समर्थन करती हैं। एकदम सही है। आप देख लीजिए, जितनी भी शुरुआती सभ्यताएं थीं वो नदी के किनारे ही बसी हैं। आज भी गंगा के किनारे का जो गंगा क्षेत्र है, सिंधु नदी का क्षेत्र है, इन सब क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा है, तो ये सही है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व तो कम रहता है, बात सही है, जिसका मुख्य कारण उच्च सौर विकिरण है जो रासायनिक अपक्षय को रोकता है। ये बाकी तक स्टेटमेंट सही था, लेकिन यहाँ गलत है। सौर विकिरण से रासायनिक अपक्षय रुकता नहीं है, बल्कि और तेज हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो 1 और 3 ऑप्शन ए, 15 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी बताना है जनजातीय समूह और देश। आपने पढ़ा होगा, मसाई को आप जान रहे होंगे। मसाई केन्या में है। A3 से कोई ऑप्शन दिख रहा है? आंसर तो सीधा सीधा दिख रहा है, लेकिन बाकी को अभी आप देख लीजिए। B1 नवाजो, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको मसाई को केन्या से ऐसे याद रख सकते हैं, कन्या की मौसी आई, मसाई केन्या। वो ढाबे चाट से संबंधित है। वो ढाबे पर चाट खाया। ठीक है, टिक्की चाट जो खाते हैं ढाबे पर मिलता है, तो ढाबे पर चाट खाया। अचुआर इक्वाडोर, और नवाजो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हर जगह उनकी मेहमान नवाजी हो, तो नवाजो संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जनसंख्या पिरामिड के प्रकार और उनसे संबंधित देशों के कौन से युग में सुमेलित हैं? विस्तारित नाइजीरिया, स्थिर संयुक्त राज्य अमेरिका ठीक है, संकुचित क्योंकि अब जनसंख्या घट रही है इसलिए ये सिकुड़ रहा है, और विस्तारित नाइजीरिया की जनसंख्या बढ़ रही है तो ये विस्तारित है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। 17 का आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शुष्क क्षेत्रों में पवन अपरदन द्वारा विकसित भू आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। शैल छत्रक तब बनते हैं जब पवन चट्टानों के शीर्ष की तुलना में उनके आधार को अधिक अपर्दित करती है, जिससे उन्हें मशरूम जैसा आकार मिलता है। ये ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। जब ये आधार को ज़्यादा अपर्दित किया तो वो शीर्ष जो है वो चौड़ा रह गया और आधार कम पतला हो गया, तो ये ठीक है। यार्डांग सुव्यवस्थित कटक होते हैं जो प्रचलित पवनों की दिशा में लंबवत रूप से बदलते कठोर और नरम चट्टानों की परतों के अपर्दन के कारण बनते हैं। ये भी सही है। ज्यूजेन वहाँ बनते हैं जहाँ नरम चट्टान कठोर चट्टान के ऊपर स्थित होती है और हवा ऊपरी परत को काट कर कटक बनाती है। ये गलत है स्टेटमेंट, तो 18 का हो जाएगा आंसर ए। वॉकर परिसंचरण में भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के ऊपर पूर्व पश्चिम वायुमंडलीय परिसंचरण शामिल है। ये है संयुक्त राज्य अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया प्रशांत महासागर, ये हो गया पूर्वी प्रशांत महासागर और ये हो गया पश्चिमी प्रशांत महासागर। जो वॉकर परिसंचरण होता है वो इन्हीं के बीच में होता है। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में तापमान ज़्यादा होता है और यहाँ पर तापमान कम होता है। जब तापमान कम है तो यहाँ तापमान ज़्यादा है, तो यहाँ की हवाएं ऊपर उठी गर्म होकर के और वो इधर आ गई, ठीक है। यहाँ बैठ गई, यहाँ तापमान कम है तो वायुदाब यहाँ का पूर्वी प्रशांत महासागर का बढ़ गया, तो फिर पूर्वी प्रशांत महासागर से पश्चिमी प्रशांत महासागर की तरफ हवाएं चलती हैं बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो ये ऐसे चलता है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है वॉकर परिसंचरण में भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के ऊपर पूरब से पश्चिम वायुमंडलीय परिसंचरण शामिल है, सही है। कारण है गर्म पश्चिमी प्रशांत महासागर, यही गर्म पश्चिमी प्रशांत महासागर वायु को ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है, ऊपर उठी, जबकि ठंडा पूर्वी प्रशांत महासागर नीचे उतरने के लिए प्रेरित करता है, इधर आके बैठ गई। और सतही हवाएं पूरब से पश्चिम बहकर, ये सतही हवाएं हो गई, इस चक्र को पूरा करती हैं, ठीक है। तो ये दोनों सही हो गए और इसने इसकी व्याख्या भी कर दी, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा 19A। 20 क्वेश्चन है महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में कौन सा कथन सही है। महासागरीय लवणता मतलब समुद्र में कितना पानी में नमक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो सतह की लवणता मुख्य रूप से वाष्पीकरण और वर्षण द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक बोल रहे हैं कि सतह की लवणता वाष्पीकरण और वर्षण मतलब भाप और बारिश से नियंत्रित होती है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ की लवणता कम हो जाती है और जहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा होता है वहाँ पे पानी भाप बन के उड़ जाता है, तो वहाँ पे लवणता ज़्यादा होती है। मतलब इसमें नेगेटिव रिलेशन होता है और इसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। नदियों से ताज़े जल की आवक तटीय क्षेत्रों में लवणता को कम करती है, ठीक है। क्योंकि नदियों का पानी मीठा पानी होता है, वो जब आके मिलता है तटीय क्षेत्रों के पानी में तो उसकी लवणता कम हो जाती है। अत्यधिक सौर विकिरण और उच्च वाष्पीकरण के कारण भूमध्य रेखा पर अधिकतम सतही लवणता दर्ज की जाती है। ये गलत है, अधिकतम भूमध्य रेखा पर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सौर विकिरण और वाष्पीकरण तो होता है, लेकिन यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पे लवणता कम होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। महासागरीय धाराएं और पवनें विभिन्न क्षेत्रों में लवणता को पुनर्वितरित करती हैं, ये भी ठीक है कि महासागरीय धाराएं और पवनें जो हैं वो जैसे चलती हैं उस हिसाब से समुद्र के पानी को इधर से उधर ट्रांसफ़र करती है, जिससे लवणता भी प्रभावित होती है। तो ऑप्शन 3 हट जाएगा आपका, 2 ऑप्शन चले गए, 1 to 4 ये सही ऑप्शन हो जाएगा। आंसर आपका बी, 20 का बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इस सुमेलित करना है, ये वायुमंडल की परतें दी है और उनकी विशेषताएं दी हैं। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं और घटता तापमान, ए का 4 हो जाएगा। समताप मंडल में क्या होता है? यहाँ पे ओजोन परत होती है। मध्य मंडल, यहाँ पे तापमान बहुत कम होता है। और तापमंडल, तापमंडल में
आयन मंडल की उपस्थिति होती है और यहाँ पे तापमान बढ़ता जाता है। तो इसको मैच करेंगे। A4B2 A4B2 C3 D1 तो आंसर ए हो जाएगा। 21 का ए। 22 नंबर क्वेश्चन, हिमनद अपर्दन से निर्मित आकृतियों के संबंध में कथन पर विचार करना है। हिमनद अपर्दन मतलब जो ग्लेशियर है वो जब वहाँ से इरोजन कर रहा है, वहाँ से हट रहा है, तो उनसे कौन कौन सी आकृतियाँ निर्मित हो रही हैं। नंबर 1, सर्क गहरे बेसिन के आकार के गर्त होते हैं जो हिमनद घाटियों के शीर्ष पर बनते हैं। ठीक है, ये सर्क जो है वो हिमनद के शीर्ष पर ही बनते हैं, हिमनद घाटी के। ठीक है। हॉर्न नुकीली चोटियाँ होती हैं। हॉर्न नुकीली चोटियाँ, ये कहा ही हॉर्न होती है इसीलिए क्योंकि नुकीली जैसी होती हैं, नोक जैसी। ठीक है। जो कई सड़कों के शीर्ष की ओर अपर्दन के कारण बनती हैं, तो ये भी ठीक है। और अरेत जो है वो संकीर्ण कटक होते हैं, ये भी ठीक है, जो अपर्दन के कारण दो आसन्न सड़कों के बीच में बनते हैं, तो ये भी ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। 22 में तीनों सही हैं, डी हो जाएगा। निम्न में से कौन से महासागरीय तल की एक विशेषता के रूप में अगाध मैदान, ये प्लेन की बात कर रहा है, देखिए एबिसल प्लेन का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है। एबिसल प्लेन देखिए, गहरी और संकरी समुद्री खाइयाँ, जैसे ये हो गया समुद्री प्लेन, तो ये हो गई खाई। ठीक है, ये हो गया कटक, तो ये तो खाई हो गई। विस्तृत समतल गहरे समुद्र के मैदान, ये मैदान हो गए। उच्च मध्य समुद्री कटकें, ये कटक हो गई। और उथले तटीय ऊंची समतल भूमि नहीं, तो ये एबिसल प्लेन की बात करें तो प्लेन कौन सा होगा, ये वाला प्लेन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, विस्तृत समतल गहरे समुद्र के मैदान। 23 में। 24 में क्वेश्चन है हमारा, ठंडे क्षेत्रों में एक अपारगम में जमी हुई उपमृदा के ऊपर जल से संतृप्त मृदा की मंद ढलानी गति को क्या कहा जाता है। जब मृदा के ऊपर जल से संतृप्त मृदा, मतलब जो एक मिट्टी के ऊपर से जो पानी बह के आ रहा है और वो भी अपने साथ में मिट्टी को लेके आ रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है, मृदा सर्पण। 25 नंबर क्वेश्चन है, जल गर्तिका और अवनमित कुंड के संबंध में कथन पर विचार करना है। अवनमित कुंड का निर्माण नदी तल में छोटे चट्टानी टुकड़े के वृत्ताकार रूप में घूमने से होता है। क्या ये सही है? नहीं। जल गर्तिका जलप्रपात के तल पर निर्मित गहरे गर्त होते हैं, ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से किस प्रकार के टिब्बे की विशेषता लंबी संकरी रेत की लकीरें हैं जो प्रचलित हवाओं की दिशा में के समानांतर संरेखित होती हैं। यह है सीफ की बात हो रही है कि ये लंबी संकरी बहुत पतली पतली ऐसे ऐसे रेत की लकीरें होती हैं जो हवाओं की, जैसे जिधर से हवा चल रही है उसी के समानांतर ये होती हैं, ऐसे बनती जाती हैं। ठीक है, इसको सीफ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोषी स्तर की केवल लगभग 10% ऊर्जा ही अगले पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है। सही है, केवल 10% ऊर्जा का नियम है, ये दिया था प्रोफेसर लिंडमैन ने, और उन्होंने बोला था कि अगले स्पीसीज में या अगले पोषण स्तर पर 10% ही ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक से उपभोक्ता और अपघटक की ओर एक दिशीय होता है। ये भी सही है, मतलब स्टेटमेंट तो दोनों सही हैं, तो ये दोनों तो आपके पहले ही हट गए। अभी बोल रहा है कि क्या इसकी व्याख्या कर रहा है, मतलब ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय इस वजह से होता है क्योंकि केवल 10% ऊर्जा जाती है। नहीं, 10% ऊर्जा जाती है और ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, तो ये व्याख्या नहीं है सही, तो आंसर बी हो जाएगा। ताइवान जल डमरू मध्य किन दो जल निकायों के मध्य एक नौवहन मार्ग के रूप में काम करता है। देखिए, इधर है चाइना, यहाँ है ताइवान, ये आ गया फिलीपींस, यहाँ पर है, तो ये हो गया फिलीपींस सागर। ठीक है, ये साउथ चाइना सी है और इधर ईस्ट चाइना सी है,
और बीच में है ताइवान जल संधि। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर। ठीक है, निम्न में से कौन सा देश ओमान की खाड़ी के साथ सीमा साझा नहीं करता? ओमान की खाड़ी कहाँ पर है? ये ऐसे आएगा, ये हो गया फारस की खाड़ी और यहाँ पर है ऐसे, ये ऐसे फारस की खाड़ी हो गया ऐसे, और ये हो गया ईरान, यहाँ है पाकिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान हो गया। सऊदी अरब यहाँ है इधर। ठीक है, तो ईरान हो गया, टच करता है, पाकिस्तान भी है, सऊदी अरब ये नहीं करता है, और यूएई तो है ही है यहाँ पर। ठीक है, तो कौन सा देश ओमान की खाड़ी के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। समताप रेखाओं के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। समताप रेखाएं, समताप रेखाएं क्या होती हैं? जो टेम्परेचर को, एक जैसे टेम्परेचर को बताती हैं, उन रेखाओं को बोलते हैं समताप रेखाएं। जनवरी माह में गर्म समुद्री धाराओं के प्रभाव के कारण, जनवरी माह में गर्म समुद्री धाराओं के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में महासागरों के ऊपर समताप रेखाएं उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। यह है 0 डिग्री, जनवरी माह में ऐसे हो जाता है। ये हो गया लैंड और ये हो गया ओशन। ठीक है, तो ये किधर आ गई? जनवरी माह में गर्म समुद्री धारा के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में महासागरों के ऊपर समताप रेखाएं उत्तर की ओर खिसक गई। ये देखिए उत्तर की ओर खिसक गई महासागरों के ऊपर समताप रेखाएं, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। और महाद्वीपों के ऊपर भूमि की सतहों के तेजी से ठंडा और गर्म होने के कारण समताप रेखाओं में अधिक विचलन होता है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही, आंसर सी। तो आज के वीडियो में इतना ही और बाकी कल करेंगे।